सोच के देखिए, आपके हाथ में जो प्लास्टिक की बॉटल है या जो कपड़े आपने पहने हैं, क्या इन सबको बनाने का कोई बेहतर और साफ सुथरा तरीका हो सकता है? आज मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हम लोग धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं। और इस पूरे चेंज के सेंटर में है एक कमाल का नया आइडिया। तो क्या सच में हमारा फ्यूचर ऐसी चीजों से बनेगा जो पेड़ पौधों से आती हैं? अब ये सवाल ना कोई साइंस फिक्शन मूवी का नहीं है, ये एक रियल फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। चलिए आज इसके अंदर डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या चीज। ओके, तो आज इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे द नेक्स्ट फ्रंटियर की, फिर समझेंगे कि ये बायोमटेरियल्स आखिर होते क्या हैं। इसके बाद इंडिया के लिए इसमें क्या खास मौका है ये देखेंगे। फिर आएंगे इंडिया की करंट सिचुएशन पर और फाइनली आगे का रास्ता क्या है इस पर भी बात करेंगे। तो पूरी दुनिया में ना एक शिफ्ट आ रहा है। लोग अब चाहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज करें उनको बनाने का तरीका थोड़ा क्लीन हो। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की चिंता सबको है, और इसी वजह से बायोमटेरियल्स अब कोई साइड टॉपिक नहीं रहा, बल्कि मटेरियल्स इंजीनियरिंग का एक सुपर इंपॉर्टेंट नया चैप्टर बन गया है। तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये बायोमटेरियल्स हैं क्या, और इनमें ऐसा क्या खास है कि ये हमारे आसपास की चीजों को बनाने का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो बायोमटेरियल एक ऐसी चीज है जो बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनती है, मतलब पेड़ पौधों से या ऐसी ही नेचुरल चीजों से। सोचो इसका मेन गोल क्या है? पेट्रोलियम से बनने वाले प्लास्टिक्स जो हम सदियों से यूज कर रहे हैं उनको रिप्लेस करना, और ये हो भी रहा है। पैकेजिंग से लेकर कपड़ों तक और इवन हेल्थ केयर में इनका यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसको थोड़ा और आसानी से समझने के लिए ना इन्हें 3 टाइप्स में बांट लेते हैं। सबसे पहला है ड्रॉप इन। ये एज इन सीधा ड्रॉप इन कर जाते हैं। ये केमिकली बिल्कुल पेट्रोलियम वाले प्लास्टिक जैसे ही होते हैं। तो फायदा, इन्हें यूज करने के लिए आपको नई मशीन्स नहीं चाहिए, पुराने सिस्टम में ही काम चल जाता है। फिर आते हैं ड्रॉप आउट। ये केमिकली अलग होते हैं, जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड या PLA। इनके लिए नए प्रोसेसिंग सिस्टम और इनके एंड ऑफ लाइफ का पूरा नया सिस्टम चाहिए। और फिर आती है सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी, नोवेल बायोमटेरियल्स। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती हैं। सोचो ऐसे मटेरियल्स जो खुद ब खुद IV चोट ठीक कर लें। सेल्फ हीलिंग, अमेजिंग राइट? ओके, ये सब A to Z समझ आ गया, लेकिन इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं? ये सब हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। सोचो, इंडिया के लिए इसके 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 बड़े बड़े फायदे हैं। नंबर 1, साफ सुथरा एनवायरनमेंट, ये तो सबसे बड़ा प्लस है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब देश की आमदनी बढ़ेगी, जॉब्स आएंगे। नंबर 3, इससे सीधा किसानों को फायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। और नंबर 4, हम जितना फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं ना प्लास्टिक के लिए, वो कम हो जाएगा। इट्स अ विन 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 सिचुएशन। एक तीर से 4 निशाने, बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बायोमटेरियल्स को अपनाने से इंडियन इंडस्ट्री ना ग्लोबल मार्केट में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल हर देश ऐसी चीजें खरीदना चाहता है जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो, यानी लो कार्बन प्रोडक्ट्स। और तो और ये इंडिया की अपनी पॉलिसीज को भी सपोर्ट करता है। याद है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन? ये उस गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेगा। तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया अभी है कहाँ इस रेस में? वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? क्या हम इस मौके को भुनाने के लिए रियली तैयार हैं? जरा इस नंबर को देखिए, $500 मिलियन। ये इंडिया के बायोप्लास्टिक्स मार्केट की करंट वैल्यू है 2024 में। और गेस व्हाट, एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में ये मार्केट रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने वाला है। तो साफ है, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इंडिया में इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक तरफ बलरामपुर चीनी मिल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पॉलीलैक्टिक एसिड प्लांट में पैसा लगा रही हैं, और दूसरी तरफ फूल.co जैसा एक कूल स्टार्टअप है। ये लोग क्या करते हैं? मंदिरों से जो फूलों का वेस्ट निकलता है ना, उससे नए मटेरियल्स बना रहे हैं। सो क्रिएटिव। प्राचीन इंडस्ट्रीज भी पीछे नहीं है। तो ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि आग तो लग चुकी है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन हर बड़ी स्टोरी में चैलेंजेस तो होते ही हैं, राइट? ये रास्ता भी बिल्कुल आसान नहीं है। अगर हमें इसका पूरा फायदा उठाना है तो कुछ रियल हर्डल्स हैं जिन्हें पार करना होगा। तो सवाल यह है, आगे करना क्या है? व्हाट्स द पाथ फॉरवर्ड? तो चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। एक तरफ है हमारी स्ट्रेंथ्स और दूसरी तरफ हैं हर्डल्स। देखो, इंडिया का एग्रीकल्चर बेस बहुत स्ट्रांग है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका फ्लिप साइड क्या है?
फूड सिक्योरिटी और पानी पर प्रेशर बढ़ने का खतरा। हमारी डोमेस्टिक मार्केट ह्यूज है, पर हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वो अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। और हाँ, इनोवेशन पोटेंशियल तो जबरदस्त है, पर अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। तो सोल्यूशन क्या है? वी नीड अ क्लियर रोड मैप। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन, पॉलीमराइजेशन, इन सब चीज़ों के लिए। नंबर 2, जो रॉ मटेरियल है जैसे गन्ना और मकई, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। नंबर 3, R&D में पैसा लगाना होगा ताकि हम और भी बेहतर बायो मटेरियल्स बना सकें। नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोडक्ट पर साफ साफ लेबल हो, रिसाइकलिंग या कंपोस्टिंग का पूरा सिस्टम सेट हो। और फाइनली नंबर 5, शुरू में तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम करना होगा, इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड में आने से डरे नहीं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया इस ग्लोबल बायोमटीरियल्स रेवोल्यूशन को लीड कर सकता है? क्या हम इसके लीडर बन सकते हैं? देखिए, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इन चैलेंजेस को हैंडल कैसे करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को कितनी तेजी से ग्रैब करते हैं। एक साफ सुथरा और आत्मनिर्भर भारत का फ्यूचर लिटरली हमारे हाथों में है।